क्या बातें किसी की जान ले सकती हैं? क्या किसी से कहे गए कुछ अल्फाज किसी को मौत के घाट उतार सकते हैं? मेरे पति का मर्डर हुआ है, मर्डर। क्या शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की सांसें रोक दे? तुम्हें एक्सीडेंट का केस लगता है, केस स्टडी किया था। एक ऐसी दास्तान जिसमें कत्ल करने के लिए लफ्जों का इस्तेमाल किया गया। सारा ठंडा। हम इतना चाहते हैं कि बस उस मौत का सच पता लग जाए हमें। एक ऐसा शातिर सीरियल किलर जिसने अपनी आवाज से इंसान का कत्ल करने का हुनर सीख लिया था। शातिर दिमाग सीरियल किलर की सबसे खतरनाक साजिश। पापा, मम्मी। और हैरत अंगेज गुनाह की एक सच्ची कहानी। हंसते खेलते घर से खुशियां एकाएक रूठ गई थी। मरने वाली अरविंद की मां थी। वो अरविंद जो भारतीय फौज का एक जाबाज सिपाही था और नागालैंड में तैनात था। जैसे ही अरविंद को उसकी मां की मौत की खबर मिली, वो छुट्टी लेकर घर आ गया। मां की मौत की खबर सुनते ही अरविंद घर आ गया। सरहद पर मुल्क की हिफाजत करने वाले अरविंद की जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। बेटा, संभालो बेटा, संभालो अपने आप को, संभालो खुद को। अरविंद के पिता के जहन में एक शक अब भी अपनी जमीन तलाश रहा था। उन्हें शक था कि यह हादसा नहीं है, किसी की साजिश है। ऐसा इसीलिए था क्योंकि हादसे के फौरन बाद उन्होंने किसी को वहां से निकलकर भागते हुए महसूस किया था। और तभी ऐसा लगा जैसे साहब के दरवाजे से कोई निकल के बाहर भागा था। उन्होंने ये बात अरविंद को भी बताई, लेकिन अरविंद ने इसे पिता का वहम समझा। पापा, आप संभालिए अपने आप को, ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगे। ये आपका वहम है। हेलो। और भाई अरविंद, के हाल है? तो मैं ना कहूँ था, पूरे काम का बुरा नतीजा ही हुआ भाई। शर्म करो, शर्म। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी सगी बहन की मौत हुई है और तुम? अरे तो के हो गया, दुनिया में तो लोग रोज मरे। अब भैया जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अब कमला तो वैसे भी। बस कर मामा, अगर तूने गंदी जुबान से माँ का दोबारा नाम निकाला ना तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा मामा है। और बहुत हो गया तेरा सम्मान। अब कान खोल के मेरी बात सुन। जमीन गई तेल लेने, और आज के बाद अगर मैंने तेरा जीना हराम नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी अरविंद नहीं है। मामा की तल्ख जबान से अरविंद तिलमिला गया था, लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम है।
परिवार इस सदमे से धीरे धीरे उबरता गया और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। क्या बात है, आजकल बहुत ख्याल रख रही हो। थोड़े दिनों बाद तो आप वैसे ही चले जाएंगे। हेलो। हेलो, मैं मनीष बात कर रहा हूँ। जी मनीष जी बोलिए। मुझे इंश्योरेंस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी थी। निशा, मुझे 3 लोगों का इंश्योरेंस कराना था। मनीष जी देखिए, अभी तो पॉसिबल नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप सुबह की मीटिंग फिक्स कर लीजिए। लेकिन निशा, मुझे तो बहुत अर्जेंट करवाना है ये सब। मैं समझती हूँ, लेकिन मनीष जी मैं माफ़ी चाहूँगी, आप अभी तो नहीं हो सकता। तो निशा जी, आप एक काम कीजिए, आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने किसी और को भिजवा सकती हैं क्या? मैं अपने हस्बैंड से बात करके देखती हूँ, अगर वो आ जाए तो आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे। आप जितने भी कागजात हैं आप उन्हें दे दीजिएगा। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। तो आप उन्हें भेज दीजिए, मैं अपना एड्रेस आपको नोट करवा देता हूँ। फौजी अरविंद की पत्नी निशा एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी, लेकिन काम के लिए देर शाम घर से बाहर जाना निशा को गवारा नहीं था। मैं बता दूँगा। इसीलिए निशा ने एक अनजान क्लाइंट को साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन 3 इंश्योरेंस एक अच्छा और फायदे का काम था। अरे यार, क्लाइंट का फोन था, 3 इंश्योरेंस करवाना चाहता है। तो मैं चला जाता हूँ। सच्ची? डार्लिंग, मैं यूं गया और यूं वापस आया। ठीक है, तो तुम उनका एड्रेस ले लो। लिहाजा काम हाथ से निकल न जाए, इसीलिए निशा ने अपने पति अरविंद को फौरन क्लाइंट से पेपर कलेक्ट करने के लिए भेजने का फैसला किया। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे पति जी। हेलो अरविंद, कहाँ हो तुम? क्लाइंट मिला कि नहीं? मैडम, मैं अरविंद नहीं, उनका तो एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जी मैडम, मैं मौके पे खड़ा हूँ, मैं 100 नंबर मिला रहा हूँ। आप पता लिखो, आप भी यहाँ आ जाओ। क्या बात होगी भाई? हटो 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 हटो। वो एक्सीडेंट हटो हटो, पीछे हटो। एक्सीडेंट हो गया? अच्छा। और तुम लोग क्या देख रहे थे? तुमने देखा भाई होते हुए? हैं? मैं तो सर था ही नहीं। अरे नहीं जाता, घर जा अपने। चले चले, भीड़ मत कर। चल दे दे। अरे भाई राम भड़। हाँ जी जनाब। भाई हो तो गया, अब ये दारू पी के गाड़ी चलाएंगे तो यही होगा, हैं? हाँ जी। चलो भाई अपना काम तो करें। एक काम कर। जी जनाब। एम्बुलेंस को फोन मार और ठीक है, और इसका पोस्टमार्टम पे ले जाए इसे। ठीक है, ठीक है। और मैं इसकी गाड़ी का नंबर लेके इसके घर वालों को बुलाता हूँ थाने में। ठीक है जनाब। मैं थाने जा रहा हूँ। ठीक है जनाब। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो फोन कर दियो। ठीक है जनाब। एक एम्बुलेंस लेके यहाँ आ जाओ। The police inspected the scene of crime and from the scene of मौके का मुआयना करने के बाद साफ तौर पर यही लग रहा था कि ये सड़क हादसा है, क्योंकि हालात देखकर लग रहा था कि उनकी बाइक को किसी ने टक्कर मारी है। टक्कर की वजह से वो सड़क की एक तरफ गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। A case of road accident. लेकिन जुर्म की दुनिया में चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। क्या अरविंद की मौत वाकई एक सड़क हादसा थी, या फिर इसके पीछे थी कोई गहरी और खतरनाक साजिश? हालात चीख चीख कर ये कह रहे थे कि अरविंद की मौत एक आम सड़क हादसे का नतीजा है। यही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कह रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद की मौत की वजह उसके सिर का किसी सख्त चीज से टकराना था। लिहाजा पुलिस ने एक अनजान वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर बात खत्म कर दी। मगर क्या सच यही था? क्या वाकई अरविंद एक सड़क हादसे का शिकार हुआ था? बैठो।
हुक्म करो जी, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? मैं शहीद अरविंद का पिता हूँ, वो जिसकी 4 दिन पहले मौत हुई थी। बताओ जी, क्या कर सकते हैं आपके लिए? हुक्म करिए। जिसने अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा दिया हो, वो भला क्या हुक्म दे सकता है? साहब, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे बेटे की मौत का सच सामने आ जाए। सच? जी कैसी बात कर रहे हो? अभी सच ले आते हैं सामने। अरे भाई फाइल दियो इसकी, क्या नाम है, फौजी की। ये रहा अपना सच। देखो जी, ये आ गई फाइल और ये रहा इसमें सच। और सच ये है कि आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ रात को पार्टी कर रहा था, दारू घनी पी ली थी, झिली को नहीं, और बाइक चलाते वक्त उसे डिवाइडर दिखा नहीं, उसमें ठोक के मारी, एक्सीडेंट हो गया, काम तमाम, फाइल खत्म, सच सामने आ गया। बकवास है ये सब। अरविंद शराब नहीं पीते थे। अरे उन्होंने तो शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाया था। आप कौन जी? मैं उनकी पत्नी निशा। और उस दिन भी वो कई दोस्तों के साथ घूमने नहीं गए थे, वो तो मेरे साथ थे घर पर। और जब उस दिन मेरे फोन पर फोन आया तो निशा, मुझे 3 लोगों का इंश्योरेंस कराना था। अभी तो नहीं हो सकता। आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने किसी और को भिजवा सकती हैं क्या? मैं अपना एड्रेस आपको नोट करवा देता हूँ। क्लाइंट का फोन था, 3 इंश्योरेंस करवाना चाहता है। तो मैं चला जाता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे जी। फिर क्या हुआ जी? ऐसे ही गए थे एकदम ठीक ठाक, और शराब भी नहीं पीते थे। ऐसे में आप बताइए कि एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? तो ऐसे ठीक ठाक घर से गए, दारू भी नहीं पीते थे। तो मैडम जी, फिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये तो बताओ। एक्सीडेंट नहीं है ये इंस्पेक्टर साहब, उनका मर्डर हुआ है। मेरे पति का मर्डर हुआ है, मर्डर। कत्ल? अजी कौन करेगा उसका कत्ल? वो ठहरा फौजी आदमी, उसका कौन होगा या दुश्मन? अरे यही तो आपको ढूंढना है साहब, कि आखिर अरविंद को किसने और क्यों मारा। पता तो हमें ही लगाना है। हाँ ठीक है, आप जो ये बातें हैं ना जी, हमें लिख के दे दो, हम उस पर पूरा एक्शन लेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मुलजिम तक पहुंचेंगे जी। और आप बिल्कुल भी घबराओ मत, बिल्कुल भी मत घबराओ, हम आपकी कह लें जी, हैं साथ में है जी आपके, बिल्कुल हर तरीके से। मास्टरमाइंड में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन यकीन मानिए मास्टरमाइंड इतना शातिर है कि उसे पकड़ पाना पुलिस के लिए नाको चने चबवाना साबित हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, मैं सच जान के ही रहूंगा। क्या कहा आपने? कोर्ट ने सीआईए की जांच कबूल कर ली। भगवान ने हमारी बात सुन ली। आप बिल्कुल चिंता न करें, जो भी सच होगा बहुत जल्दी सामने आएगा। मौकाए वारदात के हालात की बुनियाद पर पुलिस अरविंद की मौत को भले ही सड़क हादसा मान रही थी, लेकिन अरविंद के पिता का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि एक रोज इस हादसे की हकीकत सबके सामने आ ही जाएगी। पापा, अब चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, मैं सच जान के ही रहूंगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये मामला एक पहेली में तब्दील हो गया। लेकिन अरविंद के पिता हार मानने वालों में से नहीं थे। जब वो थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गए, तो उन्होंने तय किया कि वो खुद सच का पता लगाएंगे, और इसीलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, इस उम्मीद के साथ कि इस मामले की जांच सीआईए यानी हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाएगी। और यकीन मानिए, ऐसा ही हुआ। जी वकील साहब, जी क्या कहा आपने?
कोर्ट ने सीआईए की जांच कबूल कर ली। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। जी मैं आता हूँ, अभी आया मैं। बेटा, भगवान ने हमारी बात सुन ली। केस सीआईए को ट्रांसफर किए जाने से अरविंद के पिता को उम्मीद थी कि अब इनके बेटे की मौत का राज जरूर बेपर्दा हो जाएगा और गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। अरविंद की मौत का केस दिया गया सीआईए के तेज तर्रार अफसर इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को। अंकल, आप बिल्कुल चिंता न करें, ये केस अब हमारे पास आ गया है। जो भी सच होगा बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। साहब, हमारे बेटे की मौत का सच पता लगाना अब आपके ही हाथ में है। हमारी सारी उम्मीदें बस आपसे ही लगी हुई हैं। आप फिक्र ना करो अंकल, हम जल्दी से जल्दी इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखो, घर जाओ। जी। सीआईए इंस्पेक्टर रणवीर सिंह ने केस को बारीकी से देखा। सीआईए का काम करने का तरीका अलग होता है। पहली नजर में इंस्पेक्टर रणवीर को पता लग गया कि इस केस में बहुत लापरवाही बरती गई है। इंस्पेक्टर की नजर केस के उन पहलुओं पर भी पड़ी जिन्हें अब तक पुलिस ने नजरअंदाज किया था। दरअसल अब तक पुलिस इस केस को जिस तरह से देख रही थी, ये केस वैसा था ही नहीं। जय हिंद जनाब, ये फौजी वाला केस मेरे पास ही था जी। सारी डिटेल जानकारी इसमें है, पूरी फाइल है जी। जनाब, मैंने बड़ी बारीकी से छानबीन करी है जी। सिंपल ओपन एंड शट केस है जी, कुछ नहीं है इसमें आपका समय खराब करवा रहे हैं जी। मैंने तो बहुत बारीकी से देखा है। एक्सीडेंट केस है जी, दारू पी के गाड़ी चला रहा था, मर गया। कितने साल से पुलिस की नौकरी में हो तुम? मतलब जनाब, मैंने पूछा कितने साल से पुलिस की नौकरी में हो तुम? 13 साल हो गए जनाब। 13 साल? 13 साल में कोई केस सॉल्व किया या सिर्फ थाने में ही बैठे रहते हो? नहीं, मेरा मतलब जनाब करें, सॉल्व करें जी। अच्छा, हाँ जी। ये तुम्हें एक्सीडेंट का केस लगता है? केस स्टडी किया था? बड़ी बारीकी से करा था जनाब। अच्छा, बड़ी बारीकी से करा है। आज तक एक्सीडेंट में मरने वाले कितने लोगों के तूने देखे हैं कि सारे बटन टूट जाते हैं शर्ट के? जनाब, बटन पे तो ध्यान ही नहीं गया, मैंने तो बड़ी बारीकी से देखा था जी इसे। जानता हूँ कितनी बारीकी से देखा, और ये भी जानता हूँ कि तूने अरविंद के बाप के साथ थाने में क्या सलूक किया। नहीं जनाब, किसी ने झूठी खबर। इससे पहले कि मैं तेरे खिलाफ ऑफिशियल इंक्वायरी करूँ, गेट आउट। जनाब, जनाब, किसी ने करी है जी शिकायत, मेरे ऐसी बात नहीं थी जनाब। जय हिंद जनाब। Perhaps Inspector Ranveer was the first person. शायद उन तस्वीरों को इंस्पेक्टर रणवीर से पहले किसी ने भी गौर से नहीं देखा था। अगर देखा होता तो साफ दिख जाता कि तस्वीरों में अरविंद के शर्ट के करीब करीब सारे बटन टूटे हुए थे। आमतौर पर सड़क हादसों में ऐसा नहीं होता। This normally doesn't happen in an accident-like situation. इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड एक गलती कर चुका है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप लोगों को किसी पर शक है? सर, मुझे एक आदमी पर पूरा शक है। किस पर? तो मुझे लगता है इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है। एक काम करो, उठा लो इसे।
भैया जो जैसा बोएगा वैसा काटते हैं। आज के बाद अगर मैंने तेरा जीना हराम नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी अरविंद नहीं है। उनका तो एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अरे भाई राम पढ़ो। हाँ जी जनाब। भाई हो तो गया। क्या कहा आपने? कोर्ट ने सीआईए की जांच कबूल कर ली। भगवान ने हमारी बात सुन ली। आज तक एक्सीडेंट में मरने वाले कितने लोगों के तूने देखे हैं कि सारे बटन टूट जाते हैं शर्ट के? जाहिर है किसी सड़क हादसे में किसी के सारे बटन टूट जाएं, यह करीब करीब नामुमकिन है। इसके अलावा अरविंद की लाश के आसपास खून का बिखरा न होना भी कई सवाल खड़े कर रहा था। सीआईए ने अरविंद के पिता की बातों को गंभीरता से सुना, जो बता रहे थे कि अरविंद का बेरहमी से कत्ल किया गया है। When Arvind's body was found on the road, अरविंद की डेड बॉडी के आसपास कहीं भी खून नहीं बिखरा था, जैसा कि आमतौर पर सड़क हादसों में होता है। इसके अलावा उसकी शर्ट के सभी बटन टूटे होना इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। कल तक जो केस हरियाणा पुलिस के लिए एक्सीडेंट का केस था, वही केस सीआईए की टेबल पर पहुंचते ही हत्या के एक सनसनीखेज मामले में तब्दील हो गया। मौकाए वारदात पर अरविंद की शर्ट के टूटे हुए बटन और खून न मिलने से सीआईए को यकीन था कि यह मामला एक सनसनीखेज कत्ल का है। सवाल था तो बस इतना कि इस कत्ल को अंजाम किसने दिया। देखिए, आप लोगों पर क्या गुजर रही है मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि गुनहगार जल्दी सलाखों के पीछे होगा। क्या आप लोगों को किसी पर शक है? जी नहीं, अरविंद फौज में था, वो तो यहाँ रहता ही नहीं था, तो यहाँ किसी से रंजिश होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, ये काम तो हम देख लेंगे, लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग। सर, मुझे एक आदमी पर पूरा शक है। किस पर? सर, अरविंद के मामा पर। उस दिन जब वो फोन पर बात कर रहे थे तो एक दूसरे से उनका झगड़ा भी हो रहा था। हाँ, तो मुझे लगता है इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है। The relators think with their gut feeling. जब किसी करीबी परिजन की मौत हो जाती है तो परिवार वालों को गहरा सदमा लगता है। सदमे की इस हालत में परिवार वालों का दिमाग उसके लिए किसी को दोषी ठहराना चाहता है। It's a murder. And that gut feelings. और इसीलिए कई बार परिवार वाले साधारण हादसों को भी साजिश मानने लगते हैं। Should be a murder rather than a natural homicide. तो क्या निशा भी इस सदमे के तहत ही अरविंद के मामा पर शक जाहिर कर रही थी, या उसकी बातों में कुछ सच्चाई भी थी? पुलिस ने निशा की बातों को संजीदगी से लिया और अरविंद के मामा गजानन पंडित पर नजर रखनी शुरू की। गजानन एक प्रभावशाली शख्स था जिसकी सियासी पहुंच और रसूख से पुलिस भी वाकिफ थी, इसीलिए उस पर सीधे हाथ डालना पुलिस के लिए मुश्किल था। पुलिस ने गजानन के फोन को सर्विलांस पर लिया और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाईं। इस दौरान पुलिस को गजानन पंडित संदिग्ध लगा। आखिरकार पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। क्या कह रहे हो साहब? अरविंद ने मैंने मार दी। ये बात गलत है। मामा, गलत क्या है सही क्या है, यूं पता लगाने का काम तो हम पे छोड़ दे। तो ये बता कि थोड़े दिन पहले तेरा अपनी बहन के साथ यानी अरविंद की मां के साथ प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था कि नहीं, जिसके चलते तेरी अरविंद से कहासुनी भी हुई थी? हाँ सही बात है, अरविंद से कहासुनी हुई थी हमारी। और ये भी बात सही है कि हमारी बहन से जमीन को लेकर हमारा विवाद चल रहा था, पर मामा इतना कायर को नहीं कि अपने भांजे पे चुप के वार कर दे। तो अपनी तफ्तीश करो। तफ्तीश तो हम कर लेंगे, लेकिन याद रखना जब बुलाएंगे तो आ जाना। आ जाएंगे। गजानन पंडित से पुलिस की पूछताछ में कोई नई बात सामने नहीं आ पाई, लेकिन उसकी बातों से पुलिस को यह जरूर लगा जैसे वो पुलिस से कुछ छिपा रहा था। अब तक सीआईए के अफसरों का पूरा शक
अरविंद के मामा पर था, इसीलिए वो लगातार सर्विलांस पर भी था। लेकिन जब सीआईए अफसरों ने बारीकी से कॉल डिटेल्स की जांच की तो एक ऐसे शख्स का चेहरा उभर कर सामने आया जिसे देखकर खुद सीआईए के अफसर भी हैरान रह गए। जनाब, सर ये निशा की कॉल डिटेल है। ये नंबर? सर ये वही नंबर है जिस पर निशा की जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन बात हुई थी, और अब कुछ दिनों पहले भी इसी नंबर पर बात हुई थी। निशा की कॉल डिटेल्स में मिले उस अनजान नंबर से पुलिस का माथा ठनक गया। अब पुलिस ये जानने में लग गई कि ये नंबर आखिर था किसका। उम्मीद है कि एक ध्यान हमारे No, it's a very traditional way. ये पुलिस का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि कत्ल के बाद पुलिस मकतूल और उसके करीबियों की कॉल डिटेल्स की जांच करती है। इसी जांच के तहत पुलिस की नजर निशा की कॉल डिटेल्स में मौजूद एक नंबर पर ठहर गई। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि यह नंबर मनीष का था, वही मनीष जिससे उस रात निशा के कहने पर अरविंद मिलने गया था। यह तथ्य पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला था। सीआईए ने मनीष के घर जाकर पूछताछ करने का फैसला किया। तुम कैसे जानते हो अरविंद को? मैं उसे नहीं जानता सर, और मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा। हाँ, उसकी पत्नी निशा, उसे मैं जानता हूँ, और उसका नंबर भी मैंने इंटरनेट से लिया था, वो भी एक इंश्योरेंस करवाने के लिए। वो एक इंश्योरेंस एजेंट है। मैंने उसे कॉल किया और उसने कहा कि मैं अपने पति को भेज रही हूँ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करवाने। वो आए नहीं और मैंने इंश्योरेंस कहीं और से करवा ली। इसके अलावा मैं उसे नहीं जानता सर। तो ये बात है? जी सर, यही बात है। तुम्हारी लास्ट टाइम निशा से कब बात हुई थी? मेरी बात नहीं हुई निशा से दोबारा। का? हाँ सर, पक्का। एक बार फिर सोच लो, आगे सोचने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ सर, अभी एक हफ्ता पहले मेरी उससे बात हुई है, और वो भी एक इंश्योरेंस के सिलसिले में। इसके अलावा मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। मनीष पर पुलिस का शक और गहरा गया था, लेकिन पुलिस के पास सबूतों की कमी थी। इसी बीच तफ्तीश की राह में एक ऐसा मोड़ आया कि सीआईए के पुलिस ऑफिसर के भी होश उड़ गए। जी ठीक है, हाँ, मैं करता हूँ। नमस्ते अंकल। मैं बात करता हूँ। नमस्कार, बैठिए। अरे अंकल, पुलिस वालों की जिंदगी में बैठना कहाँ। आप एक मिनट अपनी बहू को बुला देंगे? कुछ बात करनी थी। निशा बेटे। जी पापा जी। जरा आओ, इंस्पेक्टर साहब कुछ बात करना चाहते हैं। जी आए। सॉरी मैडम जी, तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। नथिंग ऑफिशियल, पर्सनल विजिट है जो। वो क्या है ना, बीमा करवाना था अपना। आप तो जानते हो हमारा काम काफी रिस्की है, नहीं? बीमा तो हो जाएगा ना हमारा। देखिए, उनके जाने के बाद मैंने ये सब काम बंद कर दिया है। आप कहीं और से करा लीजिए। काम करना छोड़ दिया? ओहो, क्यों? कमाल है, आप कौन होते हैं ये सब पूछने वाले? देखिए, अगर आपको केस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल करना है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। अरे मैडम, आप तो नाराज हो गई। चलिए केस की बात कर लेते हैं। आपने अपने पति को जिस शख्स के पास भेजा था डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने उस दिन, उसने बीमा करवा लिया आपसे? नहीं, उसने कहीं और से। आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं मैडम जी, चाय की कोई जरूरत ना है। आपकी चाय उधार रही हो, फिर मिलेंगे। अच्छा, नमस्ते अंकल। How did Nisha came to know that? निशा को आखिर कैसे पता चला कि मनीष ने कहीं और से बीमा करवा लिया था? ये बात तो उसने सिर्फ पुलिस को बताई थी, और निशा हादसे के बाद बीमा एजेंट का काम बंद कर चुकी थी। साफ था दोनों एक दूसरे को जानते थे। कॉल डिटेल से भी ये पता लग चुका था कि दोनों की आपस में पहले भी कई बार बात होती रही है। तो ये माजरा है। यहाँ चिराग तले अंधेरा है। एक काम करो,
जी सर। उठा लो इसे। किसे? जी सर। शक की बिना पर सीआईए ने मनीष को गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ हुई। इस बार पूछताछ का अंदाज जरा अलग था, इसीलिए मनीष भी सच बताने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन जो सच उसने सीआईए को बताया वो इतना चौंकाने वाला था कि खुद आपको भी चौंका देगा। मैंने किया ये सब कुछ साहब, मैंने किया। लेकिन साहब इस सब के पीछे मैं अकेला नहीं हूँ साहब, मेरे साथ और भी कोई है साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं अकेला नहीं हूँ। चल बकअप जल्दी। साहब ये बात बहुत पहले की है साहब। मैंने इसके अलावा कुछ नहीं किया साहब, और कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। सुन ली इसी कहानी? अब क्या फिल्म बनाएगा इसी कहानी पे? डाल अंदर इसने। In many cases, culprit is the least. कई बार मुजरिम वो होता है जिस पर शक सबसे कम हो। Now Manish told the police who was the real murderer. शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने शरीफ आदमी अरविंद का तुमने इतनी बेरहमी से कत्ल करवा दिया। कानून तुम्हें इसकी सख्त से सख्त सजा देगा। एंड आई विल मेक इट श्योर कि कम से कम फांसी की सजा हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने शरीफ आदमी अरविंद का तुमने इतनी बेरहमी से कत्ल करवा दिया। कानून तुम्हें इसकी सख्त से सख्त सजा देगा। एंड आई विल मेक इट श्योर कि कम से कम फांसी की सजा हो। देखो मनीष ने हमें सब कुछ बता दिया है, पर अब तुम्हारी भलाई भी इसी में है कि अपना जुर्म कबूल कर लो। कौन जानता था मैं अपने बेटे की शादी उसकी मौत से करा रहा हूं? क्यों मारा मेरे बेटे को, अपने पति को? कम से कम मुझे इतना तो बता दे। क्योंकि मैं मनीष से प्यार करती थी। अरविंद में तो वो बात कभी थी ही नहीं। और मैं और मनीष तभी एक हो सकते थे जब अरविंद हम दोनों के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता। मनीष कब तक चलता रहेगा यार ये सब? मैं तंग आ गई इन सबसे। हम तभी मिल सकते थे जब अरविंद मेरे रास्ते से हट जाता। और मैं जानती थी कि अरविंद की मौत के बाद उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का सारा पैसा मुझे मिलना था। निशा, मुझे सिर्फ एक मौके का इंतजार है, और जिस दिन वो मौका मेरे हाथ लग गया ना, हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मैंने और मनीष ने अरविंद की मौत का ऐसा प्लान बनाया कि देखने वाले को सिर्फ एक हादसा लगे। और फिर मैंने और मनीष ने मिलकर अरविंद को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। कैसे किया ये सब? अरविंद को मारा किसने? उस दिन मैंने ही अरविंद को किसी बहाने से मनीष के पास भेजा था। अभी तो नहीं हो सकता
लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बात करके देखती हूँ, अगर वो आ जाए तो। अरे यार, क्लाइंट का फ़ोन था, 3 इंश्योरेंस करवाना चाहता है। तो मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तो तुम उनका एड्रेस लो। मेरे को सारी डिटेल दे दो। ये लो, ये उनका एड्रेस है और ये उनका नंबर है। और मनीष ने पहले ही अरविंद के कत्ल की पूरी तैयारी कर रखी थी और उन कातिलों ने सिर के पीछे से रॉड से वार करके अरविंद को मार डाला और फिर उसकी लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगा दिया जिससे कि ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट लगे, सिर्फ एक्सीडेंट। और इसी तरह तुमने एक जिंदगी को मौत का कफन पहना दिया, है ना? एक नहीं, 2। अरे और किसने निपटा दिया तुमने? अरविंद की माँ की मौत उसकी मौत का कोई हादसा नहीं था। मनीष की मदद से मैंने ही उन्हें सीढ़ियों से गिरवाया था और फिर सबको ये बोल दिया कि एक्सीडेंटली उनकी मौत हो गई। मम्मी जी, और सब मान भी गए। और अगला नंबर इसका था, इसका। एक्सीडेंट नहीं है ये इंस्पेक्टर साहब, इनका मर्डर हुआ है। मुझे सिर्फ एक मौके का इंतजार है और जिस दिन वो मौका मेरे हाथ लग गया ना, हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या बात है, आजकल बहुत ख्याल रख रही हो। थोड़े दिनों बाद तो आप वैसे ही चले जाएंगे। निशा एक ऐसी मास्टरमाइंड थी जो अपने हाथों से नहीं बल्कि अपनी जबान और अपने दिमाग से कत्ल कर रही थी। मनीष पूरी तरह से निशा के चंगुल में फंसा हुआ था और इसीलिए वो बिना कोई सवाल किए हर उस गुनाह को अंजाम दे रहा था जो निशा उसे करने को कह रही थी। ये कहानी हमें बताती है कि कई बार मास्टरमाइंड अपने मासूम चेहरे को अपना नकाब बना लेता है और उसके पीछे पूरी तरह से छिप जाता है। ऐसे मास्टरमाइंड हमारे और आपके चारों तरफ मौजूद हैं, तो आप चौकन्ने जरूर रहिएगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नई कहानी और एक नए मास्टरमाइंड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।